बातचीत करना हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, मगर सिर्फ बोलने के लिए बोलना बातचीत तो नहीं कहलाता। अनसुना कर देने के लिए सुनना, वो भी सुनना नहीं कहलाता। और बातचीत में तो सुनना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बहरहाल बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आपकी जिंदगी में वो सब दिलवा सकते हैं जो आप चाहत रखते हैं, बशर्ते कि इस आर्ट को, इसके पीछे के साइंस को और टेक्निक को समझा जाए। तो आज की ये समरी हमें इस स्किल में एक्सपर्ट बनाने वाली है। तो आज की बुक समरी है द फाइन आर्ट ऑफ द बिग टॉक, हाउ टू विन क्लाइंट्स, डिलीवर ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क, जिसे लिखा है डेब्रा फाइन ने। आज की ये समरी आपको सिखाएगी कि किसी भी बातचीत को कैसे शुरू किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए, मैनेज किया जाए और ख़त्म किया जाए। ये आपको वो सभी टेक्निक्स बताएगी जिससे आप अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट शुरू से लेकर आखिर तक बनाए रख पाएंगे। आप झगड़ों को सॉल्व करना, अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जगाने और बिग टॉक की अच्छी आदत को डालने के लिए आइए इस समरी की शुरुआत करते हैं। क्या आप ज़्यादा मीनिंगफुल बातचीत करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अपने बॉस, कलीग्स और क्लाइंट से बेहतर तरीके से बातचीत कैसे की जाए? क्या आपको अपने मन की बात कहना मुश्किल लगता है? तो ये समरी आपको बिग टॉक का कंसेप्ट समझाएगी। अगर स्मॉल टॉक हल्के टॉपिक्स के लिए है तो बिग टॉक बातचीत का मेन पर्पस होता है। ये कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे क्लाइंट के साथ डील फाइनल करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, या हो सकता है कि ऑफिस के रोज के झगड़ों को सुलझाना हो। इस समरी का हर चैप्टर आपको बेहतर और इफेक्टिव बिग टॉक करने में मदद करेगा। आप अलग अलग तरह के ऑडियंस से बात करना सीखेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि इन्हीं अलग अलग लोगों के लिए आप एक ही स्पीच कैसे तैयार करें। आप ये भी जानेंगे कि बातचीत को कैसे मैनेज किया जाए। आप एजेंडा के बारे में जानेंगे और यह भी कि वो कैसे काम करते हैं, ताकि आप अपनी हर बातचीत को हमेशा सही ट्रैक पर रख सकें। आप बॉडी लैंग्वेज की ताकत को जानेंगे। ये आपको दूसरों पर असर डालने और उनके इरादों का पता लगाने में मदद कर सकता है। ये समरी आपको ये जानना सिखाएगी कि कोई इंसान कहीं झूठ बोलकर आपका फायदा तो नहीं उठा रहा। इसके अलावा आप ये भी सीख पाएंगे कि झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए। आपको किसी प्रॉब्लम के बढ़ने और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने से पहले उसे सेटल करना होगा। ये समरी आपको सिखाएगी कि समय इतना जरूरी क्यों है। भले ही आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या प्रमोशन के लिए एम कर रहे हो या कोई डील फाइनल कर रहे हो, आपकी सक्सेस के लिए सही समय का होना बहुत जरूरी है। आखिर में आप अपने लास्ट इंप्रेशन का असर देखेंगे। बेस्ट बिग टॉक के लिए सही क्लोजर का होना बहुत जरूरी है। आप इस समरी के जरिए अच्छा लास्ट इंप्रेशन बनाना सीखेंगे। ये सारे लेसन्स आपको आपके बिजनेस या करियर में सक्सेस पाने में मदद करेंगे। आइए द फाइन आर्ट ऑफ द बिग टॉक सीखना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है अ रोड मैप टू बिग टॉक। बातचीत जिंदगी का एक खास पहलू है। ये रोजमर्रा की सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करता है, जैसे ऑफिस में किसी प्रॉब्लम में या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बातचीत कैसे की जाती है। ये जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये आपको आपकी मनचाही चीज जल्दी और आसानी से पाने में मदद करता है। बातचीत दो तरीकों की बातों से बनी होती है, एक है स्मॉल टॉक और दूसरी है बिग टॉक। स्मॉल टॉक वो जरूरी हिस्सा है जिसे आपको अपनी बातचीत में शामिल करनी चाहिए। अपनी बातचीत का मेन आइडियाज डिस्कस करने से पहले आपको कुछ ग्रीटिंग्स के साथ हल्के टॉपिक से शुरू करना चाहिए। जो स्पीकर अपनी बातचीत में स्मॉल टॉक नहीं करते हैं वो दूसरे इंसान को हड़बड़ी और स्ट्रेस्ड महसूस करवाते हैं। आपकी स्मॉल टॉक दूसरे इंसान के साथ आपका कनेक्शन बनाती है। दूसरी तरफ बिग टॉक आपकी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है, यानी कि मेन पार्ट है। ये आपकी बातचीत शुरू करने का मेन गोल यानी कि पहली वजह है। अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, पोजीशन के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दो बड़ी कंपनी के मर्जर में होने वाली बातचीत बिग टॉक है। एंगेज्ड कपल के लिए ये फाइनेंस को लेकर बातचीत हो सकती है जो शादी से पहले की जाती है। बिग टॉक आपकी जिंदगी के वो चैलेंजिंग टॉपिक है जिन्हें एक्सप्रेस करना
आपके लिए मुश्किल होता है। बिग टॉक का सिर्फ एक ही गोल होता है, यह दूसरों को मोटिवेट, कन्विंस, बेचने, एनलाइटन करने, एक्सप्लेन या इन्फॉर्म करने के लिए होती है। एक अच्छी बातचीत करने वाला होना आपको झगड़े को बेहतर तरीके से सुलझाने देता है, एक क्लियर मैसेज बनाने देता है और एक कन्वर्सेशन यानी बातचीत को असरदार तरीके से आगे बढ़ाने देता है। एक कंस्ट्रक्टिव टॉक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को संभाल पाती है जो आप फेस कर रहे हैं। अपनी बिग टॉक में इसे इस्तेमाल करने से आप बड़े बड़े झगड़े चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव बिग टॉक एक अच्छा तरीका है जो रिश्तों में कम्युनिकेशन, सॉल्यूशन और इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देती है। कंस्ट्रक्टिव बिग टॉक की बहुत सी टेक्निक्स है। पहली है प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉक, जिसमें आप इंसान से ज़्यादा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। दूसरा है कॉन्ग्रुएंट टॉक, जहां आप इंसान को किसी सिचुएशन के बारे में सच्ची लेकिन रिस्पेक्टफुल राय या सलाह देते हैं। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव टॉक, जहां प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, ना कि प्रॉब्लम खड़ी करने वाले इंसान को जज किया जाता है। वैलिडेटिंग टॉक बात करने का ऐसा तरीका है जो काइंड और कंसिडरेट होता है, जिससे इंसान को ये एहसास हो कि उसे समझा जा रहा है। स्पेसिफिक टॉक किसी प्रॉब्लम की सटीक जानकारी या एग्जैक्ट डिटेल्स देना है। कंजेक्टिव टॉक एक इंसान की बात को बिना काटे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाती है। ऑन टॉक अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना है। और आखिर में टू वे टॉक एक दूसरे को सुनना और अपना ओपिनियन शेयर करना है। कैमिलिया रिंग रिपब्लिक की मैनेजर है। हाल ही में उनके डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम आई जब उनके एम्प्लॉय ने एक शिपमेंट की गलत डिटेल्स भेज दी थी। अपने एम्प्लॉय की गलती दिखाकर उस पर इल्जाम लगाने के बजाय कैमिलिया ने कंस्ट्रक्टिव बिग टॉक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कहा, हमारे पिछले शिपमेंट में कुछ गलतियां थी। मैं जानती हूँ कि ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो, ठीक है। इस स्टेटमेंट में कैमिलिया ने डिस्क्रिप्टिव, वैलिडेटिंग और स्पेसिफिक टॉक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड फील नहीं करेगा। जवाब देते हुए उनके एम्प्लॉय ने कहा, हाँ, मैंने शिपिंग को गलती से गलत डिटेल्स भेज दी थी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उनके एम्प्लॉय ने अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ऑन टॉक का इस्तेमाल किया और टू वे टॉक का इस्तेमाल करते हुए कैमिलिया की बातों को अच्छे से समझा और उन्हें तुरंत फीडबैक दिया। अब जब आप बिग टॉक के बेसिक सीख गए हैं तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग इंसानों के साथ डील करते समय अपने काम निकलवाने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नो योर ऑडियंस। एक कन्वर्सेशन में दो लोग होते हैं, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। टू वे कन्वर्सेशन में समय के साथ सुनने वाला बोलता है और बोलने वाला सुनता है। बोलने वालों के लिए अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। आपको ये सीखना होगा कि अपनी स्पीच को अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से कैसे बनाया जाए। हर इंसान की अलग इच्छाएं, अलग ज़रूरतें, अलग उम्मीदें और अलग पसंद होती है। भले ही लोग कितने ही अलग हो, लेकिन एक चीज़ सभी में कॉमन है, सभी चाहते हैं कि उनकी बात कोई सुने। यह कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिनकी मदद से आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों को हैंडल कर पाएंगे। अपने कस्टमर्स के साथ बिग टॉक अक्सर गोल ओरिएंटेड होती है। आपका गोल किसी चीज को बेचने के आसपास ही होता है। कस्टमर से बात करते समय हम्बल और पोलाइट रहना जरूरी है। आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं, इसलिए आपको बिना रूड दिखे उन्हें इसके बारे में समझाना जरूरी है। अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को जानने से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इसे आप अपनी बातचीत को उनकी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए भी आपको उनकी ज़रूरतों के बारे में जानना जरूरी है। इससे आप एक पावरफुल स्पीच बना पाएंगे जिससे आपको बिजनेस नेगोशिएशंस में मदद मिलेगी। बिजनेस पार्टनर्स को लेकर दो खास तरह की जानकारी होती है। पहली है टास्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि काम से जुड़ी जानकारी है। यह प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी पर फोकस करती है।
दूसरा है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इससे आपको पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है और उनका बिजनेस करने का तरीका क्या है। ये देखते हुए कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ काफी समय बिताते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखना बहुत जरूरी है। ये आप अच्छे कम्युनिकेशन से अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब भी बिग टॉक करने का समय आता है तो अपने शब्दों या बातों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि गलतफहमी पैदा होने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। एक दूसरे को दोष देने के बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान लगाइए। अपने बिग टॉक को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल और उसे कैसे पाना है इसके आसपास रखिए। हम कई बार अपने बॉस से बात करते हैं। हम जब भी बॉस से बिग टॉक करने की सोचते हैं, जैसे प्रमोशन के रिक्वेस्ट के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए या अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, ये एक इमोशनल बातचीत होगी। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी है। यहाँ पर गलतफहमी होने के आसार ज्यादा है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप उनकी लीडरशिप को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप उन्हें पहले से इसके बारे में जानकारी दें। इससे उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप उन पर अटैक कर रहे हैं। इसे अकेले में करना भी बहुत जरूरी है। इससे आप दोनों किसी तीसरे के दखल दिए बिना ज्यादा ईमानदारी से बात कर पाएंगे। आखिर में हम अपने एम्प्लॉयज से बातें करते हैं। उनसे बिग टॉक करते समय ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि आप उन्हें डरा रहे हो। आप दोनों की पावर में फर्क साफ दिखता है। जैसे अपने बोलने के तरीके या शब्दों से उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बातचीत करते समय आपको हम वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उन्हें लगे कि बातचीत में उन्हें शामिल किया जा रहा है और आप भी टीम का हिस्सा है। एक बहुत जरूरी चीज जिसे आपको अपने बिग टॉक में शामिल करने की जरूरत है, वो है आपका गोल। अपने एम्प्लॉयज को साफ साफ बताइए कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन पूरे रिस्पेक्ट के साथ। इससे आप गलतफहमी से बचकर अपनी प्लानिंग को पूरा कर पाएंगे। इसे और समझने के लिए मैरी के बारे में जानते हैं। वो नेचुरल कॉस्मेटिक में सेल्स मैनेजर है। ये कंपनी सभी तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। एक दिन एक कस्टमर आई और फाउंडेशन सेक्शन देखने लगी। मैरी ने कस्टमर के पास जाकर उन्हें ग्रीट किया। स्मॉल टॉक शुरू करने के बाद मैरी ने कस्टमर से पूछा कि क्या उनके दिमाग में कोई खास प्रोडक्ट है। इस टेक्निक से मैरी बिना वो सवाल पूछे ये जान पाए कि उनके कस्टमर की जरूरत क्या है। कस्टमर ने जवाब दिया कि वो अपनी अनइवन स्किन टोन के लिए एक फाउंडेशन ढूंढ रही है। मैरी ने उसे अपना बेस्ट सेलिंग फाउंडेशन के बारे में बताया। वो मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट था। कस्टमर के पास उस दिन उस प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट पाने का भी मौका था। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आपकी बात उनके मतलब की हो। खुद को उनकी जगह रखकर सोचना आपको और ज्यादा काम की और रिलेटेबल बिग टॉक करने में मदद करेगा। और इस लास्ट सेंटेंस की पावर को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, मैनेज द कन्वर्सेशन। अपनी ऑडियंस को जानने के बाद आपको यह समझना जरूरी है कि अपनी कन्वर्सेशन को कैसे मैनेज करना है। बिग टॉक की सबसे बड़ी चीज है उसका पर्पस। प्लेयर ऑब्जेक्टिव के बिना स्पीकर और ऑडियंस का पूरा समय बर्बाद हो सकता है। एक एजेंडा का होना बातचीत को मैनेज करने का की एलिमेंट है। ऐसा करने से आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और बेफिजूल की बातों से दूर रहेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें उन सभी चीजों की एक लिस्ट होनी चाहिए जो आप आखिर तक पूरा करना चाहते हैं। शेड्यूल के साथ आप कन्वर्सेशन को सही ट्रैक पर रख सकते हैं। आप अपने हर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए समय को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इसमें आइडियाज और क्रिएटिविटी आने के लिए भी काफी समय होना चाहिए। जब आप एक मीटिंग को लीड कर रहे होते हैं तब आप खास तौर पर पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अपने एजेंडा की कॉपी अपने ऑडियंस को देकर आप समय को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो इससे जान पाएंगे कि मीटिंग्स के क्या टॉपिक्स हैं जिस पर आप बात करने वाले हैं। साथ ही वो भी ये भी जान पाएंगे
कि क्या टॉपिक जुड़ा हुआ है या नहीं। आपको पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान शेड्यूल को एक समान बांटना चाहिए। आमतौर पर शुरुआत में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आनी चाहिए, बाकी सब बाद में। अगर आपके पास 2 टॉपिक है जिनमें ज्यादा समय लगेगा तो उन्हें एक साथ रखने से बचिए। यह बेहतर होगा कि आप 2 डिफिकल्ट टॉपिक के बीच में एक आसान और छोटा टॉपिक कवर कीजिए, ताकि लोगों को रिलैक्स होने का समय भी मिले। मीटिंग से पहले हर चीज को डबल चेक कर लेना जरूरी है। ऐसा करने से आप अपने सेशंस के बीच में रुकने से बच सकते हैं और आपके ऑडियंस का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। मीटिंग के दौरान समय को कैजुअली चेक करते रहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं। मीटिंग के बाद ध्यान रखिए कि मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसकी एक कॉपी आप सभी को भेजें। एक प्रेजेंटर होने के नाते अपने ऑडियंस को ये बताएं कि आप सारे सवाल का प्रेजेंटेशन के बाद मिलेंगे। इससे आपका समय बचेगा और एनर्जी भी, क्योंकि काफी सवालों के जवाब आपकी प्रेजेंटेशन में ही मौजूद होते हैं। ऐसा करना आपको किसी भी रुकावट जिससे आपकी प्रेजेंटेशन में देरी हो सकती है से बचकर आपके समय को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने देगा। एक इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों की तरफ से जो बिग टॉक होती है वो सिर्फ कंसंट्रेशन पर टिकी होती है। बातचीत को फोकस में रखने के लिए दोनों तरफ से ही कोशिश करने की जरूरत है। इंटरव्यूअर के तौर पर आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिसे आप इंटरव्यू देने वाले की पोटेंशियल और स्किल को जान पाए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो छोटे, साफ और सीधे जवाब दीजिए। ऐसा करने से आप अपना समय बर्बाद होने से बचा पाएंगे। पैनी वेस्टव्यू के जवाब के लिए मॉली का इंटरव्यू ले रही है। मॉली के स्किल्स और पोटेंशियल को जानने के लिए पैनी ने कुछ सवाल तैयार किए। मॉली ने एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उनके पास इंटरव्यू के लिए 45 मिनट थे। पैनी को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे वो मॉली की क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान पाए। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए: क्या बच्चों को संभाल पाती हैं? आपका पेशेंस लेवल कैसा है? या क्या आप एक लाइसेंस टीचर हैं? अगर पैनी मॉली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो इससे उन्हें टीचर की पोजीशन को लेकर मॉली की काबिलियत के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि मॉली इन सवालों का सीधा सीधा जवाब दे। उसे ऐसे टॉपिक पर बातें करनी चाहिए जो इस इंटरव्यू के पर्पस से ना जुड़ी हो। नेक्स्ट चैप्टर है रिकॉग्नाइज द डेंजर साइंस। एक इंसान आपसे जो भी कहे, क्या आप तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हैं? आप दूसरों पर भरोसा किस कारण से करते हैं? उनके कहे गए शब्दों को सुनकर या किसी और वजह से? ज्यादातर सब समय वो शब्द नहीं है जिस पर आप भरोसा करते हैं। कभी कभी आप ऐसे भी देखेंगे कि आपको दूसरों की कही हुई किसी भी बात का विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की आवाज उस पर यकीन ही नहीं करती। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा आपके अंदर की आवाज की वजह से नहीं है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज की वजह से है। आप बात करते हुए जो इम्पैक्ट दूसरों पर डालते हैं उसमें 7% असर आपके शब्दों का होता है और 93% असर आपके बात करने के तरीके का होता है। इसलिए अगर आप एक इम्पैक्टफुल स्पीच या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसका जवाब बॉडी लैंग्वेज है। आपके बात करने का तरीका और जेस्चर, मतलब आपकी हरकतें, सक्सेसफुल स्पीच के 2 जरूरी हिस्से हैं। हालांकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आप जो अंदर महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से खुद ब खुद बाहर आती है, लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज का फायदा उठाकर अपना सबसे अच्छा वर्जन सामने रखिए। अगर आप एक स्पीकर हैं तो आपको ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज को समझकर आप उन्हें भी एग्जैक्टली अपने प्रेजेंटेशन में जोड़कर रख सकते हैं। अगर आपको देखे कि वो इधर उधर देख रहे हैं या उनकी भवें चढ़ी हुई है तो ये हो सकता है कि वो बोर हो रहे हों और आपकी ओर ध्यान ना दे रहे हों। आप पूरे स्टेज पर घूमते हुए अपनी आवाज में ड्रामेटिक इफेक्ट डालकर उनकी बोरियत दूर कर सकते हैं। उनके अटेंशन वापस लाने के लिए उन्हें दिखाएं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर पैशनेट और कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। इससे आप उनके छुपे हुए इरादों को जान पाएंगे, आप उनके झूठ को पकड़ पाएंगे और बेहतर जवाब दे पाएंगे।
कुछ लोग अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने चेहरे से एक्सप्रेशन को हटा देते हैं। उनका झूठ पकड़ने का एक तरीका है उनकी आंखें देखिए। आंखें न मिला पाना झूठ बोलने की निशानी है। आवाज भारी हो जाना और पसीने आने लगना झूठ बोलने के कारण होने वाली नर्वसनेस की निशानी है। देखने वाली दूसरी बात यह है कि अगर वो इंसान अपनी आवाज ऊंची कर लेता है और उनकी बॉडी स्टिल हो जाती है, मानो वो आपका उस पर भरोसा करने का इंतजार कर रहा है। अपनी हथेलियों को रगड़ना या लगातार हिलना डुलना भी झूठ बोलने की निशानी है। आप टॉपिक चेंज करके अपनी इस थ्योरी कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे समय में रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक सच्चा इंसान अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहेगा और उस टॉपिक पर वापस जाने के लिए जोर देगा। लेकिन झूठे लोगों को टॉपिक चेंज करना अच्छा लगेगा ताकि आप उनके झूठ को ना पकड़ पाएं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग आपका फायदा उठाएं तो इन बॉडी साइन से बचकर और संभल कर रहिए। कारा एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर है। उनके अपने बॉस के साथ 1-on-1 प्रेजेंटेशन और मीटिंग होने वाली है। वो बस अपनी प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंटली देना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि वो किस तरह खुद को अपने सबसे अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकती है। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए वो अपनी बॉडी जेस्चर और बोलने के तरीके पर ध्यान देती रही। कारा ने कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए टाइट हैंडशेक भी किया। बहुत ज्यादा टाइट हैंडशेक एग्रेसिवनेस और हावी होने जैसा हाव भाव दिखा सकता है, वहीं बहुत सॉफ्ट हैंडशेक कमजोर होने की निशानी हो सकता है। अपने बॉस को यह दिखाने के लिए कि वो उनकी बातचीत पर ध्यान दे रही थी, उन्होंने उनके साथ आई कांटेक्ट भी बनाए रखा। अगर आप अपना पावर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप तब तक आई कांटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक सामने वाला अपनी नजर झुकाकर हार ना मान ले। ये भी जरूरी है कि आप अपने वर्ड जल्दी जल्दी ना बोले और उन्हें साफ बोले। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हो सकता है कि सुनने वालों को आपकी बात समझ ना आए। ये साइन ये भी दिखाता है कि आप नर्वस हैं। न्यूट्रल एटीट्यूड रखने के लिए कारा ने अपना सिर ऊंचा रखा और वो जिस बारे में बात कर रही थी उसी हिसाब से अपने चेहरे के हाव भाव को बनाए रखा। सिर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब सहमत होना हो सकता है। सर को एक तरफ झुकने का मतलब इंटरेस्ट दिखाना हो सकता है और नीचे देखने का मतलब सहमत नहीं होना होता है। ये वो तरीके हैं जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सजग या अवेयर रह सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑफिस में झगड़े होना आम बात है। गलतफहमी, पर्सनल प्रॉब्लम, दोष देना, गुस्साना, कॉम्प्रोमाइज ना करना और उम्मीदें पूरी ना होना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ डेली डील करते हैं। ये सभी प्रॉब्लम ऑफिस के काम और प्रोडक्टिविटी पर असर डालती हैं। इसलिए उन झगड़ों के बढ़ने से पहले आपको उन्हें पहचानना जरूरी है। इन मुद्दों को अगर अनदेखा किया गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एम्प्लॉयज इन मुद्दों में अपनी और ज्यादा फीलिंग्स लगाएंगे और दूसरों को भी इन्वॉल्व करेंगे। इन झगड़ों को पहचानने के लिए बॉडी लैंग्वेज को जानना बहुत मददगार हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप और आपके एम्प्लॉयज में कुछ बहस शुरू हो गई है, उन्हें तभी हैंडल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है गड़बड़ होने की निशानियों पर ध्यान देना। अगर आपको एम्प्लॉयज की बॉडी लैंग्वेज से लगे कि उन्हें एक दूसरे से किसी तरह की परेशानी है तो आपको उनके बीच में आकर उस परेशानी को वहीं खत्म कर देना चाहिए। पूरी पिक्चर को समझने के लिए आपको दोनों की परेशानी सुनना जरूरी है। और हाँ, आपको रिस्पेक्ट और हमदर्दी के साथ बिना किसी रोक टोक के उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने जो कहा है आप उसे दोहरा सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आपने उन्हें सच में सुना है। इसलिए झगड़े के असली कारण को जानने के लिए आपको उन्हें खुलकर अपने मन की बात कहने के लिए बढ़ावा देना होगा। कभी कभी प्रॉब्लम की असली वजह उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। उसका उनके काम से कोई लेना देना नहीं होता। अपने एम्प्लॉयज की बातें सुनकर आप एक बेहतर अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं। इन पर्सनल प्रॉब्लम्स को काम में लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको कहानी के दोनों साइड्स को समझना होगा। अगर प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए आप एक मीटिंग भी बुला सकते हैं। किसी भी तरह की साइड लिए बिना और जज किए बिना शांति से एक्सप्लेन करने पर ही दोनों तरफ ये महसूस होगा
कि उन्हें समझा गया है। जाना एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर थी। कुछ समय उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी टीम पहले की तरह आपस में बातें नहीं कर रही है। टेंशन का माहौल था और वो ये महसूस कर पा रही थी कि एक बड़ा झगड़ा होने वाला है। उन्होंने उन पर नजर रखी और उन्हें सुना। जीना को पता चला कि उनके 2 मेंबर्स की बहस हुई है और वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। जेना ने उन्हें एक एक करके बुलाया और उनकी स्टोरी सुनी। जेना ने उनकी बात रिस्पेक्ट के साथ सुनी और समय समय पर उनके शब्दों को दोहराया ताकि वो ये पक्का कर पाएं कि वो उनकी बात ठीक से समझ रही हैं। बाद में उन्होंने दोनों मेंबर्स को एक मीटिंग में बुलाया और अपने नजरिए से उन्हें सामने वाले की साइड को समझाया। जेना ने बिना उन पर ये इल्जाम लगाए उन्हें गलत ठहराए पूरे मामले को उनके सामने रखा। फिर वो सोचने लगे कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए और दोनों के डिफरेंसेस के साथ कैसे एक साथ काम किया जाए। आपकी अप्रोच प्रॉब्लम पर फोकस होना चाहिए, ना कि लोगों पर। आपकी और आपके कलीग की सोच में फर्क हो सकता है, लेकिन ये सोच आपके काम के आरे में नहीं आने चाहिए। इससे पहले कि एम्प्लॉइज भड़क जाएं, जेना ने एक्शन लिया और झगड़े की बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले पहचाना। मीटिंग में एक दूसरे को दोष ना दें या आप पर्सनली अटैक ना करें। अगर दूसरी पार्टी आप पर दबाव डाल भी रही है तो भी अपना दिमाग शांत बनाए रखिए। झगड़े को बढ़ाने से बेहतर ये होगा कि आप एक ऐसा कॉमन हल निकालें जिसमें सब राजी हो पाए। दांव पर क्या लगा है ये सोचिए और ऐसा हल निकालिए जिससे सभी का फायदा हो। अगर आप इसमें हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए उनका दिल तो जीत ही लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इम्प्रूव योर टाइमिंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हर चीज के लिए एक परफेक्ट समय होता है? क्या खाना खाने का, बाहर जाने का या एक रिलेशनशिप में आई लव यू कहने का भी एक खास समय होता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि टाइमिंग ही सब कुछ है। हर चीज का एक परफेक्ट समय होता है, खासकर बिजनेस में। ऐसी बातचीत जो बिग टॉक की ओर ले जाए वो बिजनेस रिलेशनशिप पर काफी हद तक असर डाल सकती है। इसलिए अपनी बिग टॉक को भी काम करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। मार्केटिंग में टाइम बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक कस्टमर की तरह सोचें तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रमोशनल मटेरियल्स का एक साथ भेजे जाना पसंद नहीं आएगा। ये चिढ़ पैदा करने वाला हो सकता है और तब आप समझेंगे कि कस्टमर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे खो देता है। इसके बजाय कभी कभार आने वाले और काम के प्रमोशनल मटेरियल एक बिजनेस को ज्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे या ग्रेजुएशन सीजन जैसे कुछ खास इवेंट्स आपके कस्टमर्स को आपके बिजनेस के बारे में याद दिलाने के लिए सही समय है। आप उन्हें कार्ड्स भेज सकते हैं, उनके बर्थडे पर उन्हें याद रख सकते हैं या उनके मतलब के आर्टिकल्स उनसे शेयर कर सकते हैं। इससे आपके मटेरियल पाकर कस्टमर चिढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनसे उसका इंतजार रहेगा और उन्हें महसूस होगा कि आपकी कंपनी उन्हें अहमियत देती है। टाइमिंग आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपकी स्पीच की लेंथ लोगों की अटेंशन को बनाए रखने के लिए बहुत खास फैक्टर है। अगर वो बहुत लंबी है तो ऑडियंस उसके बीच में ही बोर हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी उनके इंटरेस्ट को कम कर सकती है। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को ठीक से देखिए और जहां जरूरी हो वहां जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन रखिए। माइक एक मेहनती एम्प्लॉय है। 1 महीने पहले उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला था और पिछले हफ्ते उन्होंने उस डील को सक्सेसफुली क्लोज भी कर दिया। उनके कलीग्स ने बहुत अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ भी की। माइक को लगने लगा कि वो ऐसी और जिम्मेदारियां भी ले सकते हैं क्योंकि अब उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। इसलिए उन्होंने अपने बॉस से प्रमोशन मांगने का सोचा। उन्होंने अपनी फ्रेश सक्सेस का फायदा उठाने का सोचा और बिना समय बर्बाद किए अपने बॉस से प्रमोशन के बारे में बात करने का मन बनाया। उन्होंने सही समय का वेट किया जब उनके बॉस बिजी ना हो और अच्छे मूड में हो। उन्होंने अपने बॉस से पूछा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या हम आज वो बात कर सकते हैं या कल सही रहेगा? बॉस अच्छे मूड में थे इसलिए उन्होंने उनसे बात की। उन दोनों ने बातचीत की और आखिरकार माइक को प्रमोशन मिल गया। ये सब कुछ उनके सब्र और सही समय का इंतजार करने की वजह से हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है गेट क्लोजर। लोग अक्सर कहते हैं कि पहला इंप्रेशन लंबे समय तक बना रहता है,
मगर असलियत तो ये है कि आपका आखिरी इंप्रेशन होता है जो ऑडियंस याद रखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरू कैसे किया था और क्या बात की। लोग हमेशा ही ये नोटिस करते हैं कि आपने बात खत्म कैसे की। प्रॉपर क्लोजर होना बिग टॉक का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस एंडिंग की वजह से आपकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी ऑडियंस के दिमाग में रहती है। बात बंद करते समय जो चीजें आपको याद रखनी चाहिए उनमें सबसे जरूरी है ये जानना कि बात कब खत्म करनी है। सामने वाला बात को जब बंद करना चाह रहा है, आप इसके कई इशारे और निशानियां देख सकते हैं। एक बहुत ही आम इशारा है जब उनकी आंखें कुछ खोजने लगे। अगर सामने वाला आपके पीछे देख रहा है तो ये बात खत्म करने की एक निशानी है। ऐसा रिस्पॉन्स ये भी बताता है कि आपकी कन्वर्सेशन में उन्हें अब इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो धीरे धीरे बोलकर या साफ साफ ना बोलकर जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस बातचीत को अब खत्म करना चाहते हैं। लोगों के साथ अपनी बातचीत को खत्म करने के लिए आप बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनकी आंखों में देखकर और उनसे हाथ मिलाते हुए एक एनकरेजिंग बातें बोल सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि आपको पहले निकलना होगा। आप जो भी मेथड इस्तेमाल करें बस उसे आदर यानी कि रेस्पेक्ट के साथ कीजिए। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के तरीकों में से एक है इसे जॉब इंटरव्यू में इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं एमा को जो उनकी ड्रीम जॉब मिली वो सिर्फ उनकी यादगार जॉब इंटरव्यू की वजह से थी। जब एमा ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने पक्का किया कि वो इंटरव्यू लेने वाले की बॉडी लैंग्वेज और अनकहे इशारों पर खास ध्यान देगी। जब इंटरव्यू खत्म होने वाला था तब उन्होंने सोचा कि वो ऐसा क्या पूछ सकती है या क्या कह सकती है जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ जाए। उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले लोगों के पैनल से पूछा कि उनके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस सवाल ने उनके इंटरव्यू लेने वालों को उनके बारे में सोचने और उनके बारे में जजमेंट बनाने का मौका दिया। उन्होंने एमा के जोश और इस जॉब को पाने की उनकी इच्छा को साफ साफ देखा। उन्होंने देखा कि एमा कितनी डेडिकेटेड है और अपनी पोजीशन को कितनी वैल्यू करेंगी। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इंटरव्यू लेने वाले एमा के बारे में नहीं भूले। वो एक आम कैंडिडेट नहीं थी बल्कि सबसे अलग थी। जॉब इंटरव्यू में ये बहुत जरूरी है कि आप इंटरव्यू खत्म करते हुए इंटरव्यू लेने वालों को आपके बारे में अच्छा महसूस कराएं। आप इसे एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में उनके साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मीटिंग्स के लिए आपने जो पूरा किया उसे रिव्यू करके और एनकरेजिंग रिमार्क देकर अच्छी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं। याद रखिए, आपको हमेशा हर सिचुएशन में विनम्र रहना चाहिए। कंक्लूजन उतना ही जरूरी है जितना कि शुरुआत, और कंक्लूजन की इम्पोर्टेंस तो आपने समझ ही ली है। तो हम भी अब पूरी समरी क्लास में उसी मोड़ पर आ गए हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। आइए दोहरा लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने बिग टॉक की डेफिनेशन को जाना। ये स्मॉल टॉक के बाद आता है। आपकी बातचीत का मेन पॉइंट बिग टॉक है। ये आपको दूसरों को कुछ सेल करने, मोटिवेट करने, समझाने और सिखाने में मदद करता है। दूसरा, हमने देखा कि ऑडियंस को जानना कितना जरूरी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीच तैयार करना कितना इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ एम्प्लॉय के लिए जरूरी हो सकता है कि वही चीज़ कस्टमर के किसी काम की ना हो। तीसरा, किसी भी कन्वर्सेशन को मैनेज करने के लिए एक प्लान पर टिके रहना बहुत जरूरी है। बेकार की बातें करने से दोनों पार्टियों का सिर्फ समय बर्बाद होता है। एक एजेंडा बनाकर अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इसमें वो सारे टॉपिक्स होने चाहिए जिस पर आप बात करना चाहते हैं। चौथा, हमने ये देखा कि बॉडी लैंग्वेज आपको कई चीज़ें बताती है। ये आपको अपने कैरियर के लिए एक इमेज बनाने में और झूठे लोगों को पकड़ने में मदद कर सकती है। आपने ये देखा कि आंखें ना मिलाने और सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करना झूठ बोलने की निशानी है, जो इंसान की बॉडी लैंग्वेज से आसानी से समझी जा सकती है। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए। पांचवा, हमने ये जाना कि अपने ऑफिस के झगड़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव होना और प्रॉब्लम पर फोकस करना किसी भी झगड़े को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। छठा, हमने समय की इम्पोर्टेंस को जाना और ये भी जाना कि कैसे आप जो चाहते हैं उसे पाने में ये आपकी मदद कर सकता है। अगर आपने सही समय नहीं चुना तो आपके किए कराए पर पानी फिर सकता है।
ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रमोशन की बात करने जाएं तो आपके बॉस का मूड अच्छा होना चाहिए। आखिर में आपने बिग टॉक को सही तरीके से क्लोज करना सीखा। कंक्लूजन आइडियाज को सोचने के लिए कुछ देता है और साथ ही ज्यादा जानने की इच्छा को जगाता है। अपने बॉस, कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। एक सेल्समैन अच्छी बातचीत के जरिए प्रोडक्ट बेचकर अपने कम्युनिकेशन स्किल को साबित करता है। अपनी स्किल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए और आप जो चाहते हैं वो पा लीजिए। यही तो हर लर्निंग और हर समरी का ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो इसी मोड़ पर ये यहीं पर समाप्त होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बातचीत करने से ही बात बनती है, और बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन एक एनर्जी है जिसे पूरी समझ के साथ में अगर किया जाए तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी कि रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। इस समरी में वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, या कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर आप ध्यान देने वाले हैं। आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि आप उसे हमेशा के लिए प्रिंट कर दें और आपके पास जितने भी पढ़ने या सुनने वाले यहाँ पर पहुँचे वो आपके कमेंट्स को पढ़कर इंस्पायर हो सके। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए, यानी कि एक्शन लीजिए, तभी तो सीखने का फायदा है। जय हिंद, जय भारत।